हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स रिवीजन सीरीज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और आपका इससे प्रूविंग्स भी आती हैं। प्रूविंग आती है जिसमें हम लोग सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रूविंग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू असिस्ट द आइज इन व्यू ऑन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी आँख को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से एकदम क्लियरली देखने के लिए। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जैसे दो हमें पढ़ने हैं, एक आपका माइक्रोस्कोप, एक है टेलीस्कोप। इस वीडियो में हम लोग माइक्रोस्कोप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्कोप दो होते हैं आपके, एक कंपाउंड और एक सिंपल। सिंपल माइक्रोस्कोप भी देखेंगे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप को डिस्कस करने से पहले थोड़े से बेसिक्स पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे ह्यूमन आइज, यहाँ पे ई नहीं ए होगा। ह्यूमन आइज में क्या है? बिहेव एज कॉन्वेक्स लेंस। जो हमारी आँख होती है वो किसके तरीके से बिहेव करती है? एज अ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कन्वर्जिंग लेंस की जैसे बिहेव करती है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? ये लर्न करने वाले पॉइंट है, याद रखने वाले पॉइंट है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.37। जो हमारी आँख है, जो ह्यूमन आई है, वो इमेज कैसी बनाती है? रियल इमेज बनाती है और इन्वर्टेड। कैसे बनाती है? रियल इमेज बनाती है और इन्वर्ट। लेकिन हमें चीज़ें तो सीधी दिखाई देती हैं, इन्वर्टेड तो नहीं दिखाई देती। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि जो ब्रेन होता है वो इमेज को कैसे सेंस करता है? इरेक्ट। यानी इमेज तो इन्वर्टेड बन रही है, लेकिन जब इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है तो ब्रेन इमेज को जब सेंस कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है? इरेक्ट सेंस कर रहा है। इसीलिए चीज़ें हमें सीधी दिखाई देती हैं। उसके बाद क्या? येलो स्पॉट क्या होता है? तो आइज में जब आपने पढ़ा होगा 10th में तो दो स्पॉट्स आपने पढ़े होंगे। एक होता है आपका येलो स्पॉट और एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट क्या है? मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आइज, यानी सबसे ज़्यादा लाइट के लिए सेंसिटिव पार्ट है आइज का। और यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो ब्राइटर इमेज फॉर्म, और यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगी। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? नॉट सेंसिटिव फॉर लाइट। ये लाइट के लिए बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होता, यानी यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ह्यूमन आई के बारे में ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ एक्यूमुलेशन क्या होता है? इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा जो लेंस है ये काम करता है कि पावर ऑफ एक्यूमुलेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। तो पावर ऑफ एक्यूमुलेशन क्या है? जो आपकी आई लेंस है उसकी वो पावर जिसको वो कम या ज़्यादा कर सके पास रखी या दूर रखी चीज़ों को देखने के लिए। आपके लेंस की ऐसी पावर जिसकी हेल्प से वो जो है अपने कर्वेचर को घटा या बढ़ा सकता है और फोकस कर सकता है जो चीज़ें पास रखी या जो चीज़ें दूर रखी उनको देखने के लिए। तो उसे कहा जाता है पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। एक वैल्यू याद रखिएगा, अगर कोई यंग एडल्ट है और उसको नॉर्मल विजन है, यानी किसी तरीके का उसको आई डिफेक्ट नहीं है, तो उसकी पावर ऑफ एक्यूमुलेशन 4 डायोप्टर होगी। पावर ऑफ एक्यूमुलेशन कितनी होगी? 4 डायोप्टर। आगे बढ़ते हैं। रेंज ऑफ विजन इंपॉर्टेंट, दो छोटे से लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एमसीक्यू के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा नॉर्मल विजन का नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो फार पॉइंट होता है ये आपका इनफाइनाइट होता है, यानी हम कम से कम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जब वो 25 सेंटीमीटर हमारी आंखों से दूरी पर रखा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है। अगली एक छोटी सी हेडिंग है परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है? तो देखिए, परसिस्टेंस ऑफ विजन हमारी आइज के लिए 1/10 सेकेंड होता है। कितना होता है? 1/10। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर दो लगातार लाइट रेज आ रही हैं तो कम से कम उनके बीच 0.1 का टाइम डिफरेंस होना चाहिए। अगर टाइम डिफरेंस नहीं है तो हम दोनों रेज को अलग अलग विजुलाइज नहीं कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। इसे कहा जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नीफाइंग पावर की। तो देखिए, यहाँ पे ये जो फार्मूले हैं मैग्नीफाइंग पावर के, बेसिक फार्मूले हैं। बाकी इसको डिटेल में हम लोग जो है एक्सप्लेन करेंगे जब अभी आगे हम लोग माइक्रोस्कोप देखेंगे। तो बेसिक फार्मूला क्या होता है? माइक्रोस्कोप के केस में जब आप मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं तो उसका बेसिक फार्मूला होता है विजुअल एंगल फाउंड बाय
फाइनल इमेज, यानी जो इमेज है वो कितना विजुअल एंगल बना रही है अपॉन सॉरी वर्चुअल विजुअल एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज, यानी फाइनल इमेज कितना विजुअल एंगल बना रही है और अपॉन विजुअल एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट कितना विजुअल एंगल बना रहा है। इन दोनों का रेशियो ही क्या होता है, आपकी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होती है। यहाँ पे विजुअल एंगल जो आपका फाइनल इमेज बना रही है उसे हम लोग बीटा के जैसे ट्रीट करेंगे, इसको याद रखिएगा। बीटा हमें जहाँ जहाँ मिलेगा आपको याद आना चाहिए कि क्या है, विजुअल एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज, और अल्फा क्या है, विजुअल एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल फाइंड किया गया वो हमारा अल्फा है, और जो इमेज के द्वारा फाउंड किया गया वो बीटा है। सेम टेलीस्कोप के केस में रखेंगे, टेलीस्कोप के केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, बीटा अपॉन अल्फा। वही है बीटा आपका जो फाइनल इमेज के द्वारा विजुअल एंगल फॉर्म किया गया, और अल्फा जो ऑब्जेक्ट के द्वारा विजुअल एंगल फॉर्म किया गया। ये फार्मूला कब वैलिड होता है, ये फार्मूला वैलिड होता है व्हेन डायरेक्टली सीन बाय द नेकेड आई, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नेकेड आई से सीन करते हैं, उस केस में ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोस्कोप। तो देखिए माइक्रोस्कोप अब यहाँ से हमारा चालू होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। माइक्रोस्कोप क्या है, इट इज यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा यंत्र है, एक या आप बोल सकते हैं एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए। जैसे कि अगर हमें किसी सेल का स्ट्रक्चर देखना है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब आपने नाम सुने होंगे, ये सब होते हैं। तो इन सबको देखने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप, यानी जो बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको देखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। माइक्रोस्कोप दो तरीके के होते हैं, एक आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है और एक आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो देखिए यहीं से समझ लीजिए सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो लिमिटेड होगी। सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होगी, जो ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाएगा, जो लार्ज इमेज बनाएगा, वो एक लिमिटेड होगी। लेकिन कंपाउंड इसके माइक्रोस्कोप में क्या हो जाएगा कि जो उसकी मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी या जो उससे इमेज फॉर्म होगी वो सिंपल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा इनलार्ज होने वाली है। यानी जिसकी पावर कम होती है वो आपका सिंपल है, और जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। पहले हम लोग देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से बनाइएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक दो चीज़ें याद रखनी है आपको। क्या याद रखना है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। किसका बना हुआ होता है, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, स्मॉल होती है। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ओ क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका फोकल के बीच में रखा हुआ है टू फॉर्म इनलार्ज्ड इमेज। और कैसी इमेज बनाएगा, इनलार्ज्ड बनाएगा। अब इसके द्वारा हम इमेज फॉर्मेशन समझते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा कि इसमें इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। देखिए ये आपका हो गया लेंस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इसके सामने हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। इसके सामने क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमें बोला गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, फोकस और ओ के बीच में। ये देखिए ये आपका फोकस है और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी ओ, इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, या इसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो देखिए अब क्या होगा, एक लाइट रेज आपकी ऐसे जाएगी और यहाँ से बाइंड हो जाएगी किधर, फोकस की तरफ। क्यों, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये लाइट रे को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा फोकस की तरफ। दूसरी हमारी जो लाइट रेज यहाँ से निकलेगी आपकी, ये सीधे जाएगी कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर। और आपको पता है जब कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, तो क्या होता है कि वो बिना वाइंड हुए सीधे ही निकल जाती है। बिना वाइंड हुए क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। एक हमारी कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। आप यहाँ से देखेंगे तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या हो रही, धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही, यानी आगे ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी आगे कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो अब हमें इमेज देखना है तो हम क्या करेंगे, ये जो रे है इनको हम लोग बैकवर्ड बढ़ाएंगे। बैकवर्ड क्या करेंगे,
बढ़ाएंगे। जब आप बैकवर्ड बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये रेस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं से आप इसको यहाँ से जोड़ देंगे तो ये आपके जो ऑब्जेक्ट की है ये इमेज बन जाएगी। जो ये आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, ये इमेज है। तो अब देखो ये ऑब्जेक्ट था, छोटा सा था, इसकी इमेज कैसी बनी है, लार्ज बनी है। माइक्रोस्कोप में छोटे ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनती है, लार्ज बनती है। तो ये हमारा इसका पूरा प्रोसेस था, इसको ध्यान रखिएगा। और इमेज के बारे में एक दो पॉइंट्स हैं उनको भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि इमेज फॉर्म्ड बाय दिस माइक्रोस्कोप इज इरेक्ट। इससे जो आपकी इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है यानी सीधी होती है। यहाँ से आप देखिए देख सकते हैं जहाँ जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही सीधी इमेज आपको देखने को मिल रही, वर्चुअल होती है। चूँकि ये लाइन जो है रियल में तो इंटरसेक्ट किया नहीं है, इसको हमने क्या किया, बैकवर्ड बढ़ा के इसको इंटरसेक्ट कराया है। तो इसलिए इमेज कैसी है, वर्चुअल है और इनलार्ज है। देखने से ही आपको पता चले ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज है। तो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज क्या है, इनलार्ज है एंड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कहाँ पे बनी है, सेम साइड बनी है, उसी साइड जहाँ पर ऑब्जेक्ट था। ये देखिए इसी साइड ऑब्जेक्ट था और इसी साइड क्या बनी है, इमेज बनी है। यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन क्या है, तो देखिए मैग्नीफाइंग पावर क्या है, बीटा अपॉन अल्फा। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो एंगल आपका ऑब्जेक्ट बना रहा है और जो इमेज एंगल बना रही है, तो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट के एंगल का क्या है, रेशियो है आपकी मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर बीटा अपॉन अल्फा, ये एंगल बहुत स्मॉल है इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा भी लिख सकते हैं। एंगल्स को हम 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा भी लिख सकते हैं। और ये आपकी क्या है, इक्वेशन 1 है। ये इक्वेशन 1 है। दूसरा क्या है, 10 अल्फा। तो देखिए 10 अल्फा किस केस में माना जाएगा, हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है जो वो आपका, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये रखा हुआ है डी डिस्टेंस पे। किस पे रखा हुआ है, डी डिस्टेंस पे। और इसका जो एंगल है ये क्या है, अल्फा। तो यहाँ से जब आप अल्फा निकालेंगे तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ए और बी, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से जब आप 10 की वैल्यू निकालेंगे तो 10 आपका क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी जो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर आपको देखने को मिल रहा है। परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और बेस क्या है, डी, यानी डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए जो हाइट ऑफ इमेज है ए अपॉन बी, तो इसको हमने एच ओ लिख लिया है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो हमने इसको क्या लिख लिया, एच ओ, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो उनके बीच की दूरी है इसे हमने क्या लिख लिया, डी, और इसे हमने दूसरी इक्वेशन कंसीडर किया है। उसके बाद देखिए 10 बीटा हमें निकालना है, तो 10 बीटा हम निकालेंगे जो एंगल ऑब्जेक्ट बना, जो एंगल आपकी इमेज बना रही है वहाँ से। तो हम निकालेंगे इसको ट्रायंगल ए ओ बी से। देखिए कहाँ पे ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी, ये आपको दिखाई दे रहा है ट्रायंगल ए ओ बी। और ये देखिए ये इमेज आपका एंगल बना रही है यहाँ पे बीटा। तो बस सेम फार्मूला हम लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है, ए अपॉन बी, यानी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो, और बेस आपका क्या है, बी ओ, बेस क्या है, बी ओ। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रखें ए ओ अपॉन ओ बी या बी ओ। तो आपको पता है ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और यू ई हमारी क्या हो गई। अब देखिए ये आपका लेंस है, ये लेंस है आपका, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, जो कि ये हमारा आई लेंस है तो हमने इसको किससे लिखा है, यू ई से, यानी ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो ये एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई। और मान लेते हैं ये हमारी कौन सी है, थर्ड इक्वेशन है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। दोनों को क्या कर देंगे, दोनों से हम लोग वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, यानी इस वाली इक्वेशन में रखेंगे जहाँ 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। 10 बीटा की वैल्यू हमने पुट की, 10 अल्फा की है। ये भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। जब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें मिलेगा डी अपॉन यू। क्या मिलेगा, डी अपॉन यू। डी क्या है, जो जितनी डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, और आपका यू क्या है, ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी, ऑब्जेक्ट से लेंस की दूरी। तो ये हमें निकल के आ गई मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। तो देखिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हमें मिल चुका है, लेकिन ये नॉर्मल केस में है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी आते हैं जहाँ से पे आपको मैग्नीफाइंग पावर पूछी जाती है। तो ध्यान से समझिएगा वो स्पेशल केस कौन से। पहला स्पेशल केस आपका है व्हेन फाइनल इमेज इज फाउंड एट डिस्टेंस डी, यानी नियर पॉइंट।
जब आपके फाइनल इमेज कहाँ पे बने, एट अ डिस्टेंस डी पर बने, यानी नियर पॉइंट पर बने। तो देखिए कुछ नहीं आपको करना है, बस मिरर का लेंस का फार्मूला आपको लगाना है। फोकल लेंथ हमें एफ ही रखनी है और यू आपको दिया गया है यू ई। अब क्या है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस डी, यानी जब फाइनल इमेज डिस्टेंस डी पे फॉर्म करे तो हमें ये जो इमेज की डिस्टेंस होती है यहाँ पे क्या पुट करना है, यहाँ पे हमको डी पुट करना है। यहाँ पे आप डी पुट करेंगे इसको और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने 1/u लिख लिया, माइनस 1/d, माइनस 1/d रहेगा बराबर 1/f। अब हम क्या करें, दोनों साइड डी से मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड क्या कर दें, डी से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए यहाँ भी हमने डी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी हमने डी से मल्टीप्लाई किया, तो आपका हो जाएगा डी यू ई हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, डी अपॉन यू ई हो जाएगा। और यहाँ से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ 1 बचेगा। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन एफ प्लस 1। ये आपका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आ गया। इसी को आप रीअरेंज करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस डी अपॉन एफ, 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है कहाँ पे, जब नियर पॉइंट यानी डी के पास रखा जाता है, तो उस केस में जो मैग्नीफिकेशन होता है वो आपका मैक्सिमम होने वाला है। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि जिस केस में मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम होता है उसका फार्मूला क्या होगा। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपको ऊपर फार्मूला निकला था उसमें हमें क्या करना है, 1 प्लस ऐड कर देना। तो 1 प्लस डी अपॉन एफ, 1 प्लस डी अपॉन एफ। उसके बाद व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, फाइनल इमेज कहाँ पे बने, अगर इनफाइनाइट पे बने। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे कब बनती है, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे जब बनती है जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, तभी तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस फार्मूला हमने यूज़ किया, b की जगह इनफाइनाइट कर दिया, और ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ये आपका फोकस है। माइनस माइनस यहाँ में प्लस हो गया, तो 1/u ई इज इक्वल टू 1/d। दोनों तरफ हमने क्या किया, डी से मल्टीप्लाई किया। डी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका d/u ई हो जाएगा बराबर d/f। तो देखिए d/u ई हमने यहाँ निकाला था आपका, तो ये क्या था आपका मैग्नीफिकेशन। ये क्या देखने को मिला था, मैग्नीफिकेशन। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो हमने मैग्नीफिकेशन निकाला था m इज इक्वल टू d/u ई, तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे, मैग्नीफिकेशन और d/f। अब d/f आपका क्या हो जाएगा, तो d/f आपका हो जाएगा मैग्नीफिकेशन किस केस में, जब फाइनल इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे, यानी जब इनफाइनाइट पे फाइनल इमेज बनेगी तो आपका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आएगा d/f। इसे मिनिमम मैग्नीफिकेशन कहा जाता है, यानी जो मैग्नीफिकेशन की लिमिट है उसकी मिनिमम वैल्यू ये होगी, और मैक्सिमम वैल्यू जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा एट अ डिस्टेंस डी पर। यहाँ तक हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, किस तरीके से फंक्शन करता है और इसके कौन से फार्मूले हैं। इसके पूरे नोट्स मेरे पास पीडीएफ बना हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स करके ले सकते हैं। आगे बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, बहुत ध्यान से समझिएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस अरेंज कोएक्सियली। ये बना होता है दो लेंस का, दो कॉन्वेक्स लेंस का, जो आपस में अरेंज होती हैं कोएक्सियली। कोएक्सियली का मतलब एक ही एक्सिस पर अरेंज होती हैं। अभी कैसे अरेंज होंगी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जो आपकी लेंस होगी, जो ऑब्जेक्ट के सामने होगा उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे, और जो हमारा आइज के सामने होगा, आइज के क्लोज होगा, जैसे हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे, वो हमारा आई पीस का कहा जाता है। और फाइनल इमेज मैग्नीफाइड बनेगी एंड वर्चुअल बनेगी। अब देखिए इसमें 2 इमेज बनती हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, तो 2 इमेज बनेगी, जिसमें जो आपकी फाइनल इमेज होगी वो मैग्नीफाइड होगी एंड वर्चुअल होगी। देखते हैं, देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। यहाँ पे समझने के लिए बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आपका एक लेंस है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसीलिए इसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरा लेंस यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, आई लेंस है। आई लेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए इसको आई लेंस या आई पीस भी कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट जो है फोकस से थोड़ा सा आगे रखा हुआ है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। और यहाँ पे अब इसके इमेज फॉर्मेशन को समझिए। यहाँ से जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा था, अब यहाँ से जो लाइट रेज जाएगी वो
कन्वर्ज हो जाएगी आपकी, और दूसरी जो लाइट रेज आपकी जाएगी आपका ऑप्टिकल सेंटर से ये सीधे निकल जाएगी। जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वहीं आपकी जो ऑब्जेक्ट रखी है उसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और ये जो इमेज फॉर्म हुई है ये वाली, ये हमारी फर्स्ट इमेज है, या आप ये भी बोल सकते हैं ये इंटरमीडिएट इमेज है। ये इमेज कैसी है, ये इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। रियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वास्तव में रियल में जो आपके लाइट रेज है इन्होंने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इसलिए ये इमेज कैसी है, रियल है। अब दूसरे केस में बात करें, अब हमारा दूसरा मैंने रखा हुआ है, तो देखिए एक लाइट रेज क्या होगी, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी, और दूसरी लाइट रेज मिरर से टकराएगी और क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। दूसरी लाइट रेज मिरर से टकराकर कन्वर्ज हो जाएगी। यहाँ पे इन दोनों लाइट रेज को अगर आप देखेंगे तो ये एक दूसरे से दूर होती जा रही, यानी इनका कहीं पे भी आगे इंटरसेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं रेस को पीछे बढ़ाएंगे, इन्हीं रेस को क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, और देखेंगे किस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट कर रही हैं। जहां पर ये एक दूसरे को कट करेंगी उस पॉइंट को हम नाम देंगे ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश। क्यों, क्योंकि हमने ए डैश बी डैश इमेज को नाम दिया है, और ये क्या बना हुआ है, ये इमेज की भी इमेज बनी है। क्या बनी है, इमेज की भी फाइनल इमेज बनी है। जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनी थी वो आई लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि इसमें तो यही दिखाई दे रहा है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और जो इसकी इमेज होगी ये आपकी ये वाली इमेज जो थर्ड इमेज बनी है, यही इमेज है, और यही आपकी कौन सी इमेज है, यही आपकी फाइनल इमेज है। तो इस डायग्राम को ऐसे ही याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बहुत बार आता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कुछ नेमिंग की है मैंने, उसको समझ लीजिए। जैसे ऑब्जेक्ट है तो इसे हमने क्या माना है, ए बी माना है, और आपका ये ऑप्टिकल सेंटर है चूँकि ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ए ओ लिखा हुआ है। और दूसरा आपका ये है तो कि आई लेंस है तो इसका ऑप्टिकल सेंटर को हमने ओ ई लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने क्या माना है, यू ई माना है। और इस वाले लेंस के लिए ये आपकी क्या है, इमेज है, तो इमेज की डिस्टेंस हमने यहाँ पे वी ओ माना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस है तो ये यहाँ से यहाँ तक की क्या है, इमेज की डिस्टेंस है। अब देखिए ये जो टोटल लेंथ है, एक लेंस से दूसरे लेंस के बीच की जो टोटल लेंथ होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं एल से। ये एल क्या है, ये है आपका द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं आपके लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी यही डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कहलाती है। आई होप आपको यहाँ तक की समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी इसकी प्रूविंग को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या है इसमें। सेम वही तरीका फॉलो करेंगे, बस थोड़ा सा मेथड चेंज होगा। आपका मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, हमने लगा लिया एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। याद रखिएगा बीटा क्या है, बीटा एंगल है जो इमेज ने फॉर्म किया था, और अल्फा क्या है, एंगल है जो ऑब्जेक्ट ने फॉर्म किया था। 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा क्या है, 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा। यहाँ डायग्राम में देखिए आपको पता चल रहा है कि जो आपका ये एंगल है यही तो आपका इमेज ने फॉर्म किया है, तो यहाँ का जो एंगल है ये क्या है, बीटा है। अब देखिए यहाँ पे हमें दो साइड्स मिल रही है, एक ये वाली मिल रही है और एक ये वाली मिल रही है, तो ऑब्जेक्ट की जो कि हमको ये पता है लेंथ, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको निकालने की कोशिश करेंगे, यानी ये वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ए डैश बी डैश ओ ई, ए डैश बी डैश ओ ई ट्रायंगल को हम लेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ से बीटा क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, ए डैश ओ डैश और ओ ई। सेम वही तरीका आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश, और बेस क्या है, ओ ई और वी डैश। तो देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ओ ई वी डैश, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। अब देखिए ओ ई क्या है, ओ ई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, मैंने भी आपको बताया था कि ये जो इमेज है ये इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यानी ऑब्जेक्ट की मिरर से लेंस से डिस्टेंस, यानी हमने इसको क्या लिखा है, यू ई, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, यू ई पुट कर दिया। अब देखिए 10 अल्फा हम पहले ही निकाल चुके थे सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो हमने क्या किया, इसको वहीं से डायरेक्टली रख लिया, एच ओ अपॉन डी, यानी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है अपॉन डिस्टेंस, इसको हमने वहां से रख लिया। अब देखिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला आप जानते हैं, मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, और इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट, यहाँ से हमने थोड़ी सी वैल्यू पुट की, देखिए यहाँ से बी की यू की हमने वैल्यू पुट की है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए जो इसका बी है यानी जो इमेज है वो सेम डायरेक्शन में बन रही है, जिधर से लाइट रेस आ रही हैं इधर से लाइट रेस आ रही हैं, और बी भी क्या, और इमेज भी पहले मिरर के लिए इधर बन रही है, तो बी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस मिरर के लिए देखेंगे यू की वैल्यू को, तो यू क्या है, हमें देखिए इस अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ता है, इसलिए यू ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे पुट कर लिया कि आपका जो v है ये पॉजिटिव है और u आपका क्या है, निगेटिव है, और इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए इमेज यहाँ पे इन्वर्टेड बनी हुई है, इन्वर्टेड इमेज बनी हुई है, इसलिए इमेज किस में आएगी, निगेटिव a डैश बी डैश अपॉन ए बी। यहाँ से हम निगेटिव को निगेटिव से कैंसिल कर देंगे, या आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ए डैश यहाँ से हम निकालेंगे ए डैश बी डैश की वैल्यू, तो ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बी नॉट अपॉन यू नॉट। यहाँ से हमें मिल गया ए डैश बी डैश की वैल्यू। अब हम सीधे क्या करेंगे, इसे जो है यहाँ पे पुट करेंगे जहाँ पे हमें ए डैश बी डैश रखना था, टेन बीटा जो हमने निकाला था वहाँ पे हमने ए डैश बी डैश की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास क्या मिल गया, ए बी अपॉन यू ई और बी नॉट अपॉन बी ओ अपॉन यू ओ। ये क्या है आपका, ए बी आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा हो गया टेन बीटा बराबर ए बी अपॉन यू ई इंटू बी ओ अपॉन यू ओ। इसे हमने क्या माना है, अब ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, तो हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा और इसे फोर्थ इक्वेशन मानी है। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास m इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन अल्फा था वहाँ पे वैल्यू पुट की है, टेन बीटा की वैल्यू ये हमने निकाली थी, देखिए आपको दिख रही है एच जीरो अपॉन यू ई इंटू वी जीरो अपॉन यू ई, और उसके बाद अल्फा की वैल्यू एच ओ अपॉन डी होती है, क्या होती है, एच ओ अपॉन डी। तो h से h हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हमारा सॉल्व होकर क्या आ गया, वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। तो b आपकी जो ऑब्जेक्ट की है, u ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, b अपॉन यू आपको पता है मैग्नीफाइंग पावर होती है, यानी ये ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर है, और d अपॉन यू ई हम पहले भी निकाल चुके थे कंपाउंड लेंस में, तो ये किसकी आपके आई लेंस की मैग्नीफाइंग पावर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें जो दोनों लेंस होते हैं उनकी मैग्नीफाइंग पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ से इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि m इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई, इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई हो जाता है, इसीलिए इसकी पावर क्या हो जाती है, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाती है, इसकी क्षमता बढ़ जाती है। स्पेशल केसेस में इसमें आपको सीधे सीधे याद रखना है, बहुत ज़्यादा इसकी प्रूविंग नहीं पूछी जाती, स्पेशल केस की जो जनरल केस है उसी की प्रूविंग पूछी जाती है। तो स्पेशल केस में आपको ध्यान रखना है, व्हेन फाइनल इमेज आर फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, जब फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इनफाइनाइट पे फॉर्म होगी, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, यही जो अभी हमने निकाली क्या हो जाएगी यहाँ पे, वी ओ और यू ओ, यानी जो ऑब्जेक्ट की जो आपका सबसे पहला वाला था जो ऑब्जेक्टिव लेंस था उसकी जो इमेज की डिस्टेंस थी अपॉन उसकी जो मिरर से डिस्टेंस थी इंटू डी अपॉन एफ ई, यानी जो आपकी फोकल लेंथ है किसकी, आईपेक लेंस की जो फोकल लेंथ है, और जो आपकी लेंथ होगी, लेंथ मतलब माइक्रोस्कोप के बीच की लेंथ, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो आपकी वी ओ है यानी जो ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज से उसके इमेज की जो लेंस से दूरी है और जो पहले वाले की दूसरे वाले की सॉरी आईपेक लेंस की क्या फोकल लेंथ है उसको ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप मिलेगी एट इनफाइनाइट। दूसरे केस में आपको सीधे सीधे याद रखना है फॉर्मूला किसका, जब इमेज फॉर्म होगी एट डिस्टेंस डी पर, जब एट डिस्टेंस डी पर इमेज फॉर्मेशन होगा तो आपका वी ओ अपॉन यू इज इक्वल टू वन प्लस डी अपॉन एफ ई, ये फार्मूला आ जाएगा। और अगर आपको इसका लेंथ का फार्मूला चाहिए इस केस में कि माइक्रोस्कोप की लेंथ क्या होगी, तो सिंपली आपको दोनों यानी जो आईपेक लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी है, ऑब्जेक्ट यानी जो इंटरमीडिएट आपकी इमेज है उसकी दूरी है, और जो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की डिस्टेंस है, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने मोड लगाया हुआ है, मोड लगाने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, बाकी चीज़ों को कंसीडर नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या कंसीडर करना है, मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, बाकी चीज़ों को कंसीडर नहीं करना